हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा। तो आज हम क्रॉनिकल की मैगजीन जो हम जुलाई मंथ की कर रहे हैं, जिसमें मई मंथ के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। तो कल हमने राज्य समाचार में उत्तर प्रदेश के समाचार को कवर किया था। आज हम राष्ट्रीय समाचार से शुरू करेंगे और इसके बाद अन्य राज्य समाचार पर आएंगे। तो पहला जो राष्ट्रीय समाचार है वो है 103 अमृत भारत स्टेशन देश भर में उद्घाटित। तो 21 मई 2025 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के देशनौक से देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 103 पुनर्विकसित अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन किया। तो कितने जिलों में किया? 86 जिलों में किया। और अगर हम इसके राज्यवार वितरण के बारे में जाने तो ये जो 103 स्टेशन में से 19 उत्तर प्रदेश में है, 18 गुजरात में है, 15 महाराष्ट्र में है, 9 तमिलनाडु में है, 6 मध्य प्रदेश में है और 5 छत्तीसगढ़ और कर्नाटका में है, 8 राजस्थान में है। तो एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य में कितने स्टेशन बन रहे हैं। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, फिर गुजरात में बन रहे हैं और फिर उसके बाद महाराष्ट्र में बन रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना, ये जो योजना की शुरुआत है ये 2022 में हुई थी और इसका जो उद्देश्य था वो देश भर के रेलवे स्टेशनों का चरणबद्ध रूप से आधुनिकीकरण यानी कि उसे मॉडर्नाइज करने की बात की जा रही है और उन्हें सिटी सेंटर के रूप में विकसित करना जो है वो अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य है। तो हमें उद्देश्य याद रखना है और राज्यवार में कितना वितरण यानी कि कितने राज्य में कितने स्टेशन बनाए जा रहे हैं उनकी संख्या याद रखना है और कितने जिलों में इसको चलाया गया है। 86 जिलों में चलाया गया है और इसे कहाँ से स्टार्ट किया गया है? तो राजस्थान के देशनौक से स्टार्ट किया गया है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये चीजें इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट में। ठीक है। दूसरा है हमारा ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर जैसे कि आपको पता है कि अभी चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि की तरफ हम देखें तो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मृत्यु के बाद भारत ने 7 से 10 मई 2025, डेट याद रखिएगा, 7 से 10 मई 2025 के बीच पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी शिविरों पर सटीक हवाई और मिसाइलें हमले किए गए। तो हमें पृष्ठभूमि ध्यान में रखनी है और ये सब मेन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है लेकिन प्रीलिम से नहीं। ये रिपोर्ट इम्पोर्टेंट है। दिल्ली, केरल और तमिलनाडु में जो जन्म दर है राष्ट्रीय औसत से दुगनी गति से गिरावट आई है। ये रिपोर्ट इम्पोर्टेंट है तो इसकी तरफ देख लेते हैं हम। 13 मई 2025 को भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सांख्यिकी रिपोर्ट 2021 के अनुसार दिल्ली, केरल और तमिलनाडु में वार्षिक अशोधित जन्म दर जो क्रूड बर्थ रेट है उसमें गिरावट आई है राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी गति से। अब हम मुख्य तथ्य और आंकड़े की तरफ ध्यान देते हैं। तो राष्ट्रीय औसत 2021 में भारत की कच्ची जन्म दर 19.3 प्रति 1000 जनसंख्या रही, जो 2016 से 21 के बीच हर साल 1.12% की दर से घटी। जो सबसे तेज गिरावट देखी गई है वो तमिलनाडु में देखी गई है। तमिलनाडु में जन्म दर 2.35% प्रतिवर्ष, दिल्ली में 2.23% और केरल में 2.05% की दर से घटी, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग दुगनी है। तो इन राज्यों में देखा गया है कि जो बर्थ रेट है, जो जन्म दर है, उसकी गिरावट देखी गई है। तो इन राज्यों का नाम आप याद रखिएगा इनके प्रतिशत के साथ। और जो सबसे धीमी गिरावट देखी गई है वो राजस्थान में देखी गई है 0.48%, बिहार में देखी गई है 0.86%, छत्तीसगढ़ में 0.98% और झारखंड में 0.98%। और उत्तर प्रदेश में जो जन्म दर दर्ज की गई है वो 1.09% है। तो सबसे धीमी गिरावट उत्तर प्रदेश में देखी गई है। एकमात्र अपवाद उत्तराखंड एक ऐसा एकमात्र राज्य रहा जहां पर 2016 से 21 के दौरान जन्म दर में वृद्धि दर्ज की गई है। तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जहां पर वृद्धि दर्ज की गई है और राज्यों में जो है वो गिरावट दर्ज की गई है। अगर हम कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो 2021 में भारत की कुल जो प्रजनन दर थी वो 2.0 रही, जबकि बिहार
3.0, उत्तर प्रदेश 2.7 जैसे राज्यों में ये राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक रही। वहीं पर बंगाल, दिल्ली, केरल, पंजाब, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो सबसे कम रहा। तो इस रिपोर्ट को आप ध्यान में रखिएगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें बताया गया है, दूसरी जो न्यूज है वो है आगामी जनगणना में जाति गणना शामिल करने की सरकार की मंजूरी, यानी कि जो आने वाला सेंसस है हमारा उसमें जाति गणना को भी शामिल करा जाएगा और इस पे सरकार ने अपनी मंजूरी है वो दे दी है। अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो जो हमारा 2011 का सेंसस था या उससे पहले के जो सेंसस है उसमें 1931 के बाद से भारत में राष्ट्रीय जनगणना में केवल SC, ST और धार्मिक जनसंख्या का ही आंकड़ा संकलित किया गया था। अन्य सभी जातियों की गणना को स्वतंत्रता के बाद बंद कर दिया गया था। अब ये नीति बदलते हुए केंद्र सरकार ने सभी नागरिकों की जाति गणना को जनगणना का हिस्सा बनाया, यानी कि पहले ये चीजें बंद थी लेकिन अब ये चीजें फिर दोबारा से रीस्टार्ट कर दी गई है केंद्र सरकार द्वारा कि हम जाति पे भी जनगणना करेंगे, जो अलग अलग जाति हैं उनके ऊपर जनगणना करेंगे। अगर हम इस प्रक्रिया की बात करें तो ये जो गणना है ये जनगणना अधिनियम 1948 के तहत गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त द्वारा संचालित की जाएगी। ये राज्य स्तरीय जाति सर्वेक्षणों से अलग होगी और पूरे देश में एक रूप कानूनी रूप से मान्य और व्यापक आंकड़े उपलब्ध कराएगी। तो हमें बस ये याद रखना है कि जो आगामी जनगणना होगी उसमें जाति जनगणना को भी सम्मिलित किया जाएगा। पहले ये जनगणना नहीं होती थी, भारत सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन फिर से उसे दोबारा से केंद्र सरकार ने लागू करने की मंजूरी दी है। अब जो अगली न्यूज है वो है 5वां समुद्री मत्स्य पालन जनगणना। 30 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने 5वीं समुद्री मत्स्य पालन जनगणना यानी कि मरीन फिशरीज सेंसस 2025 की शुरुआत की है और जिसका उद्देश्य यह है कि तटीय क्षेत्रों में समुद्री मत्स्य समुदायों का व्यापक डिजिटल डेटा संग्रह करना। अगर हम मुख्य तथ्य की तरफ ध्यान दें तो ये जो मरीन फिशरीज सेंसस 2025 है इसमें लगभग 3500 तटीय गांवों के 12 लाख परिवारों को कवर किया जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिए। और ये जो जनगणना होगी ये पूरी तरह से डिजिटल होगी। इसके लिए व्यास NAV नामक मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। तो इस एप्लीकेशन का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्यास NAV नामक जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो किसके लिए उपयोग किया जाएगा। तो आप याद रखिएगा ये मत्स्य पालन जनगणना के लिए मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि डिजिटल पूरी तरह से डिजिटल है, प्रयोग किया जाएगा उसकी जनगणना के लिए। और जो समुद्री मत्स्य पालन जनगणना है ये जनगणना भारत में हर 5 वर्ष में आयोजित होती है। इसका उद्देश्य प्रत्येक समुद्री मछुआरा परिवार, गांव, मत्स्य नौकाएं, उपकरण और संबंधित अवसंरचना का दस्तावेजीकरण करना है। तो ये जो जनगणना होगी इसका मुख्य उद्देश्य है कि डिजिटल रूप से सब चीजें हों। अब है आयुष्मान वय वंदना योजना। ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरुआत की गई वरिष्ठ नागरिकों की जो 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए है व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु आयुष्मान वय वंदना योजना की शुरुआत की गई है। तो इस योजना को याद रखिएगा कि दिल्ली सरकार द्वारा इसे आयोजित किया गया है और ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जो कि जिनकी उम्र जो है वो 70 वर्ष या उससे अधिक है, उनको एक तरह से हेल्थ सिक्योरिटी देने की बात की जा रही है इसमें। अगर हम इसकी कवरेज राशि की बात करें तो योजना के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क चिकित्सा उपचार मिलेगा, जिसमें 5 लाख रुपए का कवरेज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से और 5 लाख रुपए अतिरिक्त कवरेज दिल्ली सरकार द्वारा दिया जाएगा। अगर हम पात्रता मानदंड की बात करते तो लाभार्थी को दिल्ली का स्थायी निवासी होना होगा, उसकी आयु 70 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, पंजीकरण के लिए वैध आधार कार्ड अनिवार्य है। तो ये चीजें इनमें रिक्वायरमेंट होंगी। क्या क्या चीजें हैं जो उनको इससे लाभान्वित करेंगी, तो वो दिल्ली सरकार के निवासी होने चाहिए, उनकी जो आयु 70 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और पंजीकरण के लिए एक वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए। तो ये चीजें हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन की तरफ। तो अनुच्छेद 143 जो है वो न्यूज में था, जिसे हम प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहते हैं। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता क्या है? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हमने पॉलिटी में पढ़ा है कि जो आर्टिकल
143 है, जिसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वे किसी भी सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्य से जुड़े प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ओपिनियन यानी कि सलाह मांग सकते हैं। उसे ही प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहते हैं। और ये जो सलाह होती है वो बाध्यकारी बाइंडिंग नहीं होती है, लेकिन इसका कानूनी और नैतिक महत्व जरूर होता है और आमतौर पर कार्यपालिका और न्यायपालिका इसका पालन करती है। सुप्रीम कोर्ट को यदि प्रश्न अस्पष्ट, काल्पनिक या न्यायिक अधिकार क्षेत्र से बाहर लगे तो वो उत्तर देने से इनकार भी कर सकती है। तो ये अनुच्छेद 143 आप जरूर याद रखिएगा, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर हम प्रक्रिया की बात करें तो राष्ट्रपति ये शक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर इस्तेमाल करती है। अनुच्छेद 145 क्लॉज 3 के अनुसार ऐसे संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट की कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ सुनवाई करती है, यानी कि 5 बेंच होते हैं कम से कम। तो जाके राष्ट्रपति है वो अपना मतलब रखता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनसे सलाह लेता है। तो इस आर्टिकल को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर हम ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो कब हमारे जो राष्ट्रपति है उन्होंने आर्टिकल 143 का यूज किया है। तो पहली है व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। पहली बात तो जो ये अनुच्छेद है वो कहाँ से लिया गया, जो ये आर्टिकल 143 है ये जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे ज्यादातर जो एक्ट हैं या फिर ज्यादातर कानून हमारे 1935 एक्ट से ही लिए गए हैं, जिसमें गवर्नर जनरल को फेडरल कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार था। अब तक लगभग 15 बार राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है, जिनमें दिल्ली लॉज एक्ट केस 1951, केरल एजुकेशन बिल 1958, बेरुबारी केस 1960, तीसरे जजों का मामला 1958 जैसे केसेस प्रमुख हैं, जिसमें राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है। हो गया। अब है हमारा अगला न्यूज, डिजिटल पहुंच जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिजिटल जो है वो हर नागरिक का अधिकार है और उसके पास डिजिटल तरीके से एक्सेस होना चाहिए और ये एक तरीके से मौलिक अधिकार में काउंट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे वर्डिक्ट दिया है। तो आइए चलिए देख लेते हैं क्या न्यूज है। 30 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि समावेशी और अर्थपूर्ण डिजिटल पहुंच विशेषकर ई गवर्नेंस एवं कल्याणकारी सेवाओं तक जीवन तथा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा है। और ये जो वर्डिक्ट है ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों किया, क्योंकि हाल ही में जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने यह फैसला एसिड अटैक पीड़ितों और दृष्टिबाधिताओं द्वारा डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनाया। जैसे कि हम जानते हैं कि कई चीजों पे हमें केवाईसी रिन्यू करवाना पड़ता है, तो जो एसिड अटैक विक्टिम्स होते हैं उनका फेस जल जाता है या फिर हाथ जल जाते हैं, तो उनके थंबप्रिंट जो है वो गलत आते हैं। तो उसी के लिए ये वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। और अगर हम संवैधानिक आधार पर देखें तो न्यायालय के अनुसार डिजिटल पहुंच न केवल अनुच्छेद 21 जो कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है, बल्कि अनुच्छेद 14 समानता का भी अधिकार है और अनुच्छेद 15 भेदभाव से सुरक्षा के तहत भी संरक्षित है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। मध्यस्थ पंचाटों पर समिति न्यायिक शक्ति। तो 30 अप्रैल 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ, जो कि मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में हुई, ने मध्यस्थ पंचाटों आर्बिट्रल अवार्ड्स के संबंध में न्यायालयों की शक्तियों की सीमा स्पष्ट की है। और ये जो निर्णय है वो फरवरी 2024 में संदर्भित मामले में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 और 37 की व्याख्या पर आधारित है। तो इसमें कुछ पढ़ने लायक है नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे जो न्यूज है वो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक कंपाउंडिंग ऑफ ऑफनेस नियम 2025। 24 अप्रैल 2025 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कंपाउंडिंग ऑफ ऑफनेस नियम 2025 अधिसूचित किया, जो 25 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के तहत जो छोटे अपराधों के त्वरित निपटान के लिए एक स्पष्ट व्यवस्था प्रदान करना है। और इसमें मुख्य तथ्य बताया गया कि इसका लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। ये नियम दवा निर्माण, आयात, बिक्री और वितरण से जुड़े छोटे अपराधों के मामलों को लंबी कानूनी प्रक्रिया के बजाय जुर्माने के माध्यम से सुलझाने की सुविधा प्रदान करते हैं। कंपाउंडिंग अथॉरिटी की नियुक्ति केंद्र सरकार लाइसेंसिंग अथॉरिटी या उससे ऊपर के अधिकारी को कंपाउंडिंग अथॉरिटी नियुक्त करेगी। प्रक्रिया और शर्ती की बात करें तो कंपाउंडिंग अथॉरिटी आवेदन मिलने पर रिपोर्टिंग अथॉरिटी से रिपोर्ट मांगेगी, जो 1 माह के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। तो ये मतलब जितने भी ड्रग और उससे रिलेटेड
जितने भी क्राइम्स होते हैं उनको जल्दी से निपटान करने के लिए ये जो नियम है इसे बनाया गया है। तो इसको आप बस ऊपर से देख लीजिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। इसे बात करी है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवरलोडिंग, सुप्रीम कोर्ट की नवीन व्याख्या। तो हम देखते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग होता क्या है। तो अगर हम इस सिद्धांत की परिभाषा के बाद में बात करें तो प्रोस्पेक्टिव ओवरलिंग वो सिद्धांत है जिसमें कोर्ट द्वारा घोषित नया विधिक सिद्धांत केवल भविष्य के मामलों पर लागू होता है, पुराने मामलों या पूर्ववर्ती कार्यों को प्रभावित नहीं करता है। भारतीय संदर्भ में अब अगर हम देखें तो ये जो सिद्धांत है वो भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में अपनाया। इसका उद्देश्य कानूनी अस्थिरता, अन्याय व पुराने मामलों की पुनरावृत्ति से बचाव है। तो ये हो गया। आगे हम बढ़ते हैं कला और संस्कृति की तरफ। तो खिजड़ी उत्खनन संगम युग की शहरी सभ्यता का ऐतिहासिक प्रमाण है। तो इसमें यह बताया गया है कि जो संगम युग था वहां पर भी शहरी सभ्यता अपनाई गई थी। खिजड़ी उत्खनन से ये हमें पता लगता है, जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसे हम सिटी डेवलपमेंट की तरह देखते हैं, उसी तरह से संगम युग में भी इस चीज को देखा गया है। तो 23 मई 2025 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खिजड़ी उत्खनन के प्रमुख पुरातत्व अमरनाथ रामकृष्ण की रिपोर्ट में आवश्यक संशोधन कर दोबारा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। ये जो रिपोर्ट है ये तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के खिजड़ी स्थल पर प्राचीन शहरी सभ्यता के प्रमाणों पर आधारित है। स्थान व काल की बात करें तो जो खिजड़ी उत्खनन स्थल शिवगंगा जिले में वेगई नदी के किनारे मदुरै से लगभग 12 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। और ये जो स्थल है ये संगम युग है कि एक प्रमुख शहरी बस्ती का प्रमाण है। वहां पे बताया गया है कि शहरी बस्ती का प्रमाण देखा गया है। अगर हम इसके सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो खिजड़ी की जो खोज है उसने सिद्ध किया है कि संगम युग में तमिलनाडु में स्वतंत्र शहरीकरण था, साक्षरता था, व्यापार था, शिल्पकला का विकास हुआ था। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं उत्तर भारत और पश्चिमी व्यापार नेटवर्क से संपर्क का भी संकेत देती हैं। अब है आगामिक मंदिर और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। 14 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट द्वारा गठित समिति को निर्देश दिया कि वो तमिलनाडु में अगले 3 महीनों में सभी आगामिक मंदिरों की पहचान करे। समिति की अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एम चोकालिंगम करेंगे। आगम ग्रंथों की विशेषता है। आगम शास्त्र वैदिक काल के बाद के ग्रंथ हैं जिनमें योग, मंत्र, मंदिर, मूर्ति विज्ञान, दैनिक पूजा, प्रकाश, हवा आदि के विस्तृत नियम है। तो पूछा जा सकता है कि एग्जाम में कि आगम ग्रंथों क्या होते हैं, उसमें जैसे क्या चीज है। तो जैसे हम ऋग्वेदिक पढ़ते हैं उसमें चीजें इन्वॉल्व होती हैं, वैसे आगम ग्रंथों में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। तो इसमें योग, मंत्र, मंदिर, वस्तु, मूर्ति विज्ञान, दैनिक पूजा, प्रकाश, हवा आदि के विस्तृत नियम है। तो इसमें यही चीज इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आगामिक मंदिर के बारे में हम पढ़े तो आगामिक मंदिर वे हैं जो तमिल और संस्कृत में रचित प्राचीन आगम शास्त्रों के अनुसार निर्मित और संचालित होते हैं। इनमें मंदिर की वास्तुकला, मूर्ति स्थापना, पूजा विधि और पुजारी चयन आदि के लिए विस्तृत नियम होते हैं। तो आज हमने राष्ट्रीय न्यूज को कवर किया, कल हम आर्थिकी को पढ़ेंगे। धन्यवाद।